हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक बेहद खास इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेकर उपस्थित हूं और वो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत सीयूईटी 2023 के लिए। जो पूरा सिलेबस है उसमें आपको पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। परिचय वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज हम करेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार का क्या सिद्धांत है, उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन। ये दो टॉपिक हम इसमें करेंगे और फिर दूसरे टॉपिक में मांग और मांग की लोच करेंगे दूसरे सेशन में। तो फटाफट इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अर्थशास्त्र का ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ध्यान से समझिएगा जो आपके सीयूईटी 2023 के लिए बेहद जरूरी है। पर उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपको छूट दी जा रही है सीयूईटी 2023 में एडमिशन के लिए। वैसे आप एडमिशन लेंगे तो आपको 15% के आसपास की छूट दी जा रही है प्रबल बैच पे, लेकिन अगर आप यूज करते हैं हमारा कोड Y768 क्या यूज करते हैं, अगर आप यूज करते हैं Y, ध्यान से समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप क्या कोड यूज करेंगे Y768। ये कोड इस्तेमाल करते ही आपको मिल जाएगा प्रबल बैच में 20% का छूट। ठीक है, तो फटाफट बिना कोई देर किए प्रबल बैच में इनरोल हो जाइए, जिससे आप हिंदी माध्यम से आराम से अपनी तैयारी किसके लिए कर सकते हैं, सीयूईटी 2023 के लिए कर सकते हैं। अब आइए फटाफट हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं जिसके लिए ये सेशन हमने स्टार्ट किया है और वो है उपयोगिता। ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार की बातचीत की जा रही है। हम उन सभी टॉपिक और पहलुओं को देखेंगे जो कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है। ये बताता है कि अलग अलग परिस्थितियों में जो उपभोक्ता होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, वो किस प्रकार रिएक्ट करता है, वो कैसे अपने आप को संतुलित महसूस करता है, कैसे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। सारी प्रवृत्तियों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है उपयोगिता, जिसको कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी देखिए, उपयोगिता का कुल मतलब ये होता है आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए मेरी आवश्यकता है कि मैं यहां पर लिखूं और ये पेन मुझे लिखने दे रहा है, तो ये मेरी इसकी उपयोगिता हो गई है ना। तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता जिस चीज में भी है, वो कोई भी चीज जो समर्थ हो इस चीज में कि आपकी आवश्यकता पूरी कर दे, वो उपयोगिता कहलाती है। तो उपयोगिता से आशय किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति से होता है। अगर किसी भी वस्तु या सेवा में, जैसे मान लीजिए सेवा ही है, आपकी आवश्यकता है कि मैं आपको पढ़ाऊं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं सेवा दे रहा हूं, तो चाहे ये सेवा हो गई या कोई वस्तु हो गई, जब वो आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लायक रहती है या उसकी इस शक्ति को जो है हम उपयोगिता कहते हैं। रॉबिन्स के अनुसार उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति इन्हें क्या करता है, खरीदता है। तो जिस कारण से व्यक्ति किसी चीज को खरीदेगा वो उसकी उपयोगिता कही जाएगी। यह तथ्य है कि लोग वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं और यह चीज दर्शाती है कि उसमें उपयोगिता है। अभी बाजार में किसी भी चीज को खरीदेंगे तो खरीदते समय यही देखेंगे ना किसी चीज की वैल्यू है कि नहीं। जिस चीज की वैल्यू नहीं होगी वो आप क्यों खरीदेंगे? आ रही बात समझ में? तो अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं तो जिस कारण से खरीदते हैं वो कारण होता है उसकी उपयोगिता, है ना। आप किताब खरीदते हैं क्योंकि पढ़ने का उपयोगिता उसमें होता है ना। आप कार खरीदते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग की उपयोगिता उसके अंदर होती है। आप खाना खरीदते हैं क्योंकि आपकी भूख मिटा सकती है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सर्विस इज कॉल्ड व्हाट, इट्स यूटिलिटी। आपकी आवश्यकता को पूर्ति करने की शक्ति या क्षमता जो होती है वही किसी चीज की उपयोगिता कहलाती है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएगा कि जो ये उपयोगिता है इसको कई तरीके से मापा जाता है। एक होता है गणनावाचक जिसे कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये क्या होता है, गणनावाचक होता है ना, कार्डिनल। इसमें उपयोगिता को द्रव्य के रूप में मापा जाता है ना, एक यानी यूनिट के रूप में उपयोगिता को मापे। ये माना गया कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, ठीक। और किस उसको लिए क्या बनाया गया, यूटिल की इकाई बनाई गई है। जैसे मान लीजिए लेट सपोज कि जैसे आप पैसा है, मूल्य है, उसको रुपए में नापेंगे, मुद्रा में नापेंगे। यूनिट, हर चीज की यूनिट होती है ना, कार्य की यूनिट है ना, फोर्स की यूनिट, सबकी यूनिट होती है। वैसे ही ये मान के चलता है कि उपयोगिता को भी मापा जा सकता है। ये जो गणनावाचक उपयोगिता का जो तरीका है जिसका प्रतिपादन मार्शल ने किया था, वो मानते हैं कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं और उसको हमने यूटिल दिया हुआ है कि इतने यूटिल होता है, ठीक। तो जो कार्डिनल अप्रोच होता है वो मानता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा होता है क्रमवाचक उपयोगिता जिसको हम ऑर्डिनल कहते हैं। ये हिक्स एवं एलन के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिए, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। तो क्रमवाचक उपयोगिता हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया और इसने कहा कि नहीं, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक है, आप उसको फील कर सकते हैं कि कोई चीज उपयोगी है कि नहीं है। आप ये सोचो कि भाई हम उपयोगिता को माप लें किसी यूनिट में, किसी चीज में, ये संभव नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली ट्रू। ये मानते हैं कि जो उपयोगिता है वो साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। अनुभव के हिसाब से क्रम दिया जा सकता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा उपयोगी है कि कम उपयोगी है, हम उसको एक रैंक या क्रम दे सकते हैं।
लेकिन अगर हम ये सोच के चलें कि नहीं नहीं उपयोगिता को तो जो है हम किसी यूनिट से माप लेंगे, वो कितने यूनिट का होगा हम बता देंगे, ये संभव नहीं है। तो उपयोगिता को मापने की दो तरीके के अप्रोचेस हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, यानी कि मार्शल द्वारा और हिक्स और एलन द्वारा। एक को गणनावाचक कहते हैं जो गणना कर सकता है उपयोगिता का, और एक को क्रमवाचक कहते हैं जो कहता है कि केवल उपयोगिता को क्रम में सजाया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि उपयोगिता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उपयोगिता के दो प्रकार हैं, एक होता है कुल उपयोगिता जिसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और एक होता है सीमांत उपयोगिता जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है, दोनों का क्या मतलब है, समझिएगा जरा। देखिए, जब भी आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, जब भी किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो जो टोटल आपको उससे संतुष्टि प्राप्त होती है, जैसे मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई 10 कैलोरी मिला, 5 रोटी खाई 50 कैलोरी मिला, जैसा भी, तो जितना भी किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करके आपको उपयोगिता या संतुष्टि मिलेगी वो कहलाएगी कुल उपयोगिता। ये तो बात बहुत सीधा समझ में आ रही है। लेकिन जब आप एक अतिरिक्त, सीमांत वर्ड जहां भी इकोनॉमिक्स में यूज होगा, इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त, एक अतिरिक्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिशनल, है ना। तो जहां भी सीमांत शब्द इस्तेमाल होगा उसका मतलब होता है एक अतिरिक्त। जब आप एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे और उससे जो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक रोटी खाई और आपको 10 यूनिट, ये यूटिल 10 यूटिल जो है ये हो गई कुल उपयोगिता, आपको 10 संतुष्टि मिली। फिर आपने दूसरी रोटी खाई, आपको 15 मिली। तो अब इस एक के बाद जो दूसरी आपने खाई है उससे एक्स्ट्रा कितना मिला है, 5 मिला है ना। अरे बात समझ में, यानी जब तक आप एक रोटी खा रहे थे आपको 10 यूटिल की उपयोगिता मिल रही थी, जब आपने दूसरी रोटी खाई तो ये 15 हो गया, यानी टोटल कितना चेंज हुआ, एक एक्स्ट्रा खाते ही कितना बदला, 5 बदला। तो इसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। यानी जब किसी आप वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करें, उस अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो भी आपको संतुष्टि प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। क्लियर है बात? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में दो उपयोगिताएं हैं, सीमांत और कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता की बात करें तो कुल उपयोगिता से अभिप्राय उपयोग की गई वस्तु की सभी इकाइयों से जो प्राप्त उपयोगिता का योग है ना। जितना भी आप रोटी या जितने भी किसी भी वस्तु का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सारी वस्तुओं की इकाई का इस्तेमाल कर लीजिए और उसके योग से जो आपको यानी कुल जो उपयोगिता आपको मिलेगी वो आपकी कुल उपयोगिता हो जाएगी। मेयर्स ने कहा कि कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु निश्चित मात्रा के उपयोग या उसके स्वामित्व से मिलती है। तो किसी भी वस्तु का जब आप एक निश्चित मात्रा उपभोग कर लेते हैं उससे जो भी उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही होती है वो आपकी कुल उपयोगिता कहलाती है। अब ये क्या होता है, TUN इक्वल्स टू U1 U2 U3, यानी टोटल यूटिलिटी जो आपकी होती है वो पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, सारी इकाइयों का उपयोग करके जितना आपको उपयोगिता मिल रहा है वो आपकी कुल उपयोगिता होती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुल उपयोगिता। आपने कोई चीज यूज की, जितना उपयोगिता मिला कुल उपयोगिता हो गया। ठीक है सर, आगे देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसमें। सीमांत उपयोगिता क्या है? अतिरिक्त इकाई। जब आप किसी वस्तु की क्या करें, अतिरिक्त इकाई का उपयोग करें तो जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मान लीजिए आपने एक रोटी खाई आपको 10 मिला, आपने 2 रोटी खाई आपको 12 मिला, आपने 3 रोटी खाई आपको 14 मिला। तो आप ये कितने का अंतर कुल उपयोग, ये टोटल यूटिलिटी अगर मान लिया जाए, यहां पर इसको 10 का 10 माना जाए, तो अब ये 10 से 12 खाते ही कितना मिला, 2 की बढ़ोतरी हो गई। 12 से 14 2 की बढ़ोतरी हो गई। यहां चौथी रोटी खाई ये 16 हो गया, तो कितने की, 2 की हो गई। आपने पांचवी रोटी खाई ये 25 हो गया, तो कितने की हो गई, 5 4 9, 9 की बढ़ोतरी हो गई टोटल यूटिलिटी में। तो ये आपका सीमांत उपयोगिता है जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो जब आप एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं या अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो आपकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो जा रही है ना वो आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। क्लियर है बात? ठीक है सर, बढ़िया, आगे देखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए, ये एक टेबल है जो आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या करेगा, अंतर बहुत अच्छे से दिखा देगा। जैसे ये कुल उपयोगिता है, ये मान लीजिए ये आप इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 इस्तेमाल किए तो सब 0 है। आपने पहली इकाई इस्तेमाल की, आपकी कुल उपयोगिता है 20, ठीक। आपने दूसरी इस्तेमाल की, हो गई 35, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 15। क्यों? इन दोनों का गैप, यानी पहला जो आपने पहला इस्तेमाल किया और दूसरे के बाद जो कुल उपयोगिता है दोनों के बीच का गैप कितना है, 15 का। फिर अगले के बीच का गैप कितना है, 10 का। फिर उसके बाद 5 का, फिर 0 का, फिर माइनस का। यानी अगर आप इसको एक और टेबल से देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इसको एक और टेबल से देखना चाहें, है ना, इसको अगर आप एक और टेबल से देखना चाहें तो यहां ले लीजिए TU, यहां ले लीजिए MU, है ना। तो 10 8 6 4 2 0 -2, ये मैंने एक मान लिया, अभी समझा दूंगा। अब ये 10 का 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 0 30 और ये 28। अब देखो मैं शुरू समझा देता हूं। मान लो यूनिट है ना,
1 2 3 4 5 6 7 यूनिट आपने ले ली कोई चीज। जब आपने पहली यूनिट इस्तेमाल की तो कुल उपयोगिता आपकी 10 थी, और दूसरी इस्तेमाल की तो पहले पे सीमांत उपयोगिता भी 10 रहेगी। जब दूसरी इस्तेमाल की तो कुल उपयोगिता 18 हो गई। तो कितने का अंतर आया? 8। तो सीमांत उपयोगिता कितना हो जाएगा? जो कुल उपयोगिता में अंतर आया वो हो जाएगा। तीसरा इस्तेमाल किया तो 24 हो गया, तो तीसरी यूनिट पे सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी? दोनों के बीच का गैप 6। चौथे पे 28 हो गया, तो दोनों का गैप कितने का है? 4। पांचवें पे 30 हो गया, दोनों का गैप 2। छठे पे फिर 30 रह गया तो 0 का गैप। सातवें पे ये कम हो गया तो माइनस में चला गया। अब यहां इसका बहुत अच्छे से आप अगर देखें, इसका अगर आप ग्राफ बनाएं, है ना, यहां यूनिट ले लें और यहां टीयू और एमयू को ले लें, तो आपका ग्राफ बनेगा टीयू यहां से स्टार्ट होकर ऐसे आएगा और एमयू ये 0 पे निगेटिव में चला जाएगा। अब आपको 3 चीजें इसमें ध्यान देनी है। क्या देनी है? एक, यहां से लेके यहां तक ध्यान दीजिए, ठीक, यहां से लेके यहां तक। ये वो परिस्थिति है यहां से यहां तक वाली जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है। यहां से ये देखिए कुल उपयोगिता बढ़ते हुए आ रही है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, ठीक। अच्छा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम 30 पे आके रुक गई, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता देखो ये 0 पे आ गई है, ये 0 पे आ गई है। तो एक ये ध्यान रखना है आपको, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 आ जाती है। ये संबंध, ये 0 पे है, देखो इसके नीचे माइनस में चली जाएगी। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है। तो एक कंडीशन ये होती है। तो सीमांत उपयोगिता की 3 कंडीशन होती है, एक धनात्मक, एक शून्य वाली और एक ऋणात्मक। आगे मैं समझाऊंगा, वहां समझ लीजिएगा आराम से। तो सीमांत उपयोगिता घट रही है जब कुल उपयोगिता भी घट रही है। जब कुल उपयोगिता कुल उपयोगिता जब बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले गैप 10 का था, फिर गैप 8 का होने लगा, 6 का होने लगा। इसका सीमांत उपयोगिता क्या होता है? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो आपको आता है, असली जो आनंद आ रहा है वस्तु को भोगने में, वो सीमांत उपयोगिता ही बताता है। तो हमारा साइकोलॉजी क्या है? जब भी हम पहली रोटी खाते हैं भूख के बाद तो हमें बहुत मजा आ रहा होता है, फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे पेट भरता है वो मजा आना कम होता है। इसीलिए सीमांत उपयोगिता का जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। भले ही हमें उपयोगिता बढ़ती हुई लग रही है लेकिन पेट भरता जा रहा है, आनंद जो है वो कम आ रहा है। एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमें बिल्कुल भी कोई कुल उपयोगिता नहीं मिलेगी, वहीं आके रुक जाएगी, पेट भर गया है। उसके बाद भी अगर हम खाएंगे तो हमारी कुल उपयोगिता घटने लगेगी, एनर्जी बढ़ने के बजाय हमें एनर्जी और घटने लगेगी और ये माइनस में चली जाती है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का बेसिक अंतर जो है वो यही रहता है कि आप शुरू में देखेंगे तो बढ़ता हुआ कुल उपयोगिता होगा, ठीक है। शुरू में क्या देखेंगे? बढ़ती हुई कुल उपयोगिता रहेगी। एक सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद उस कुल उपयोगिता स्थिर हो जाएगी और फिर ये घट जाएगी। तो उसका असर यहां का पड़ेगा। सीमांत उपयोगिता पहले धनात्मक रहेगी, घटेगी लेकिन धनात्मक रहेगी, मतलब पॉजिटिव में रहेगी, फिर ये शून्य हो जाएगी और फिर ये ऋणात्मक हो जाएगी। कब हो रही है? जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगी लेकिन गिरती रहेगी। यही सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, 50-50 स्थिर हो गई तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी एक समय में किसी वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों का जब हम उपयोग करने से उसकी आवश्यकता की तीव्रता क्रमशः कम होने लगती है। अब देखो सीमांत उपयोगिता क्यों गिर के 0 होकर ऋणात्मक हो रही है, क्यों लगातार सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है? उसका रीजन ये होता है कि जब भी आप क्या करते हैं ना, जब भी आप किसी चीज का बार बार उपयोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता, उसकी जरूरत अपने आप कम होने लगती है। ये साइकोलॉजी की चीज है। इसीलिए किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, ठीक। इसीलिए सीमांत उपयोगिता पहले धनात्मक रहती है, फिर शून्यात्मक होती है, फिर निगेटिव हो जाती है। तो ये कारण ध्यान रखेंगे। धनात्मक सीमांत उपयोगिता कब रहेगा? देखो जब कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता भी घट रही है लेकिन वो पॉजिटिव है, अभी निगेटिव या 0 नहीं होती है। तो जब तक हमें किसी वस्तु का उपभोग करने से संतुष्टि प्राप्त होती रहेगी, यानी जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहेगी, तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगी। आगे बात समझ में? तो जब तक कुल उपयोगिता हम क्या करेंगे, मिलती रहेगी, किसी वस्तु से हमें उपयोगिता प्राप्त होती रहेगी, तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगी। शून्यात्मक कब हो जाएगी? जब हमें उपयोगिता मिलना कम हो जाएगा, है ना। तो अगर ये कंडीशन देखो, जब हमें उपयोगिता मिलना खत्म हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब ये 0 पे आ जाएगी। अगर बात समझ में? तो क्या होता है, जब हमें वस्तु की अतिरिक्त इकाई से अब कोई अतिरिक्त संतुष्टि न मिले, यानी अब हमारा पेट भर गया है, तो क्या होगा? सीमांत उपयोगिता शून्यात्मक हो जाएगा। आगे बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, अच्छा। और ऋणात्मक कब होगा? जब हमें कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय घटने लग जाए।
जब हमें उपयोगिता मिलने के बजाय उपयोगिता घटने लग जाए तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और ये टेबल भी ध्यान रखिएगा, टेबल में भी अगर आप देखें तो 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, ये MU लिख लेंगे आप घटते हुए ताकि टेबल याद रहे। फिर 10 का 10 और इसमें जोड़ते जाते हैं, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30, 30 -2 28। ये कुल उपयोगिता ले लीजिए, सीमांत उपयोगिता लीजिए। इसके साथ अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा ऐसा, ये यहां से घटेगा। जब ये अधिकतम है तो ये 0 हो जाएगी, जब तक ये बढ़ रही है तब तक ये घट रही है लेकिन धनात्मक है। उसके बाद जब ये स्थिर अधिकतम है तब ये 0 है, और जब ये घटने लगी तब ये ऋणात्मक हो गई। ये ध्यान रखिए, यही TU MU का यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का आपस में संबंध है। ठीक है, X Y। आ गई बात समझ में? तो ये क्लियर रख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर देख लीजिए। तो अब अगर आप संबंध को देखना चाहें तो किसी वस्तु के उपभोग की इकाई या मात्रा में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में घटने लगेगी और कुल उपयोगिता बढ़ने लगेगी। तो शुरू में क्या होगा, सीमांत उपयोगिता घटेगी, कुल उपयोगिता बढ़ेगी। ठीक, कुल उपयोगिता जब घटती हुई दर से बढ़ती है तब तक ही बढ़ती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। तो जब तक ये घटते हुई दर से बढ़ती रहेगी तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगी। उसके बाद क्या होगा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाएगी। जब ये सीमांत उपयोगिता 0 पे आ जाएगी तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, अधिकतम रहती है। ध्यान रखिएगा, है ना। और जब सीमांत उपयोगिता, अब उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब तक ये जब ये अधिकतम है तब ये 0 है, या जब ये 0 है तब ये अधिकतम है। ये TU है और ये MU है। ठीक है, उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगी तो कुल उपयोगिता भी घटने लगेगी, या जब कुल उपयोगिता घटने लगेगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। ये संबंध ध्यान रखिएगा, इससे सवाल पूछे जाते हैं। चलो, अब सीमांत उपयोगिता की विश्लेषण का महत्व अगर देखें तो एक बार इसको भी देख लेते हैं एक नजर में। तो अर्थशास्त्र में प्रत्येक क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुल उपयोगिता इतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। असली आनंद, असली सेटिस्फेक्शन या असली उपयोगिता अगर देखनी होती है तो हम सीमांत उपयोगिता से देखते हैं, है ना। जैसे कोई मैच आप देख रहे हो, उस मैच में कितना मजा आया वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हार जीत के रिजल्ट से तो बहुत फर्क नहीं है, फर्क ये है कि हर बॉल पे कितना रोमांच था। तो जैसे जैसे बॉल फेंकी जा रही हो आपका इंटरेस्ट लेवल कैसा हो रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। यही सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का विभिन्न क्षेत्र में बहुत महत्व है। ठीक है, जैसे उपभोग के सभी नियम सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण पर आधारित है कि भाई मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम, बचत का नियम। तो जो कुछ भी उपभोग का नियम बताया जा रहा है वो सीमांत उपयोगिता पर है कि अतिरिक्त इकाई से कितना लाभ मिल रहा है। सीमांत उपयोगिता मूल्य को निर्धारित करने वाला भी तत्व है। जाहिर सी बात है ना, जैसे आप समझो कि आप सर्कस देखने जाओ, एक शो में बहुत मजा आया, दूसरे शो का दाम अपने आप बढ़ जाएगा। तो एक अतिरिक्त इकाई से कितना उपभोक्ता को लाभ हो रहा है या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसी से कीमत निर्धारित करने में भी या मूल्य को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। वितरण के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता का बहुत महत्व है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, राजस्व के क्षेत्र में कितना खर्चा करना है, कितना आय होनी है, ये सारी चीजों में भी सीमांत उपयोगिता का बहुत इस्तेमाल है। तो हर अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता का महत्व बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट्स थोड़ा सा आपके दिमाग में इसलिए मैंने डाल दिया था इसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हालांकि ऑलरेडी आपको बताया है, वो है उपयोगिता के ह्रास का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, धीरे धीरे उसका आनंद कम होना शुरू हो जाता है या धीरे धीरे उससे मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है। यही होता है उपयोगिता के ह्रास का नियम। तो किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, तो अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता रहता है। मैंने बताया ना कि जैसे जब आप कोई वस्तु इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप वस्तु का इस्तेमाल बढ़ाएंगे धीरे धीरे जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है हर यूनिट से वो कम होता जाएगा। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि वस्तु की प्रत्येक वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरू में बताया है। जैसे देख लीजिए, ये कुल उपयोगिता बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हर बार ये सीमांत उपयोगिता घट रही है। मतलब जो गैप है, पहले 8 से 14 हुआ, फिर 14 से 18 हुआ, 18 से 20 हुआ, इसके बीच का जो गैप है इसके बीच का, वो लगातार घट रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया ना, वैसे वैसे उसका आनंद कम होना शुरू हो जाता है। आप जब क्रिकेट खेलने पहुंचते हैं, मान लो आपने 5 मैच खेला, पहले मैच में खूब जोश के साथ खेलेंगे, दूसरे मैच में और थोड़ा सा जोश पहले से कम हो जाएगा, थकना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, पहली रोटी खाइए, इतना मजा आएगा, धीरे धीरे पेट भरता चला जाएगा। तो ये क्या है, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का स्वभाव। तो हमारा साइकोलॉजिकल स्वभाव कैसा है?
साइकोलॉजिकल स्वभाव ये है कि हम जब किसी चीज का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उससे हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता चला जाता है। वही चीज होती है उपभोक्ता के उपयोगिता का ह्रास का नियम। लेकिन कुछ जगह इस नियम के अपवाद भी हैं, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे वस्तु की उपभोग इकाई बहुत छोटी हो, जैसे मान लो अब आप मैच खेलने गए और 2 ही मैच खेलना है तो दोनों मैच जोश से खेलोगे, तो अगर छोटी इकाई ली जाएगी, 2 ही रोटी रेस्टोरेंट में खाना है तो दोनों में अभी मजा आएगा जब तक आपका पेट नहीं भरे। तो अगर वस्तु की इकाई छोटी है तब यह नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई दुर्लभ वस्तु है, अब मान लो आपसे बोला जाए कि भाई एक रसगुल्ला है, आज मिल रहा है फिर अब 500 साल बाद मिलेगा, तो आप 10 रसगुल्ला खा के भी मन आपका नहीं भरेगा। वहां ये अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो ये नियम लागू नहीं होगा। शराब, भैया शराब से किसका मन भरता है, तो वहां ये लागू नहीं होगा। मुद्रा के संचय के संबंध में पैसा खूब जुटाते जाओ, उससे कभी मन नहीं भरेगा। कोई अच्छी कविता हो, अच्छा गीत हो, आपका मन नहीं भरेगा। तो बहुत स्पेशल जो चीजें हैं उनको लेकर ये लागू नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति में ये नियम है कि जब आप किसी वस्तु का बार बार इस्तेमाल करोगे तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे उससे कम होता चला जाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब इसका महत्व क्या है? यह नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है, हमें बताता है कि मांग वक्र दाईं से बाईं ओर होता है। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग करता है तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यह इस नियम का इंपॉर्टेंस है। इसी कारण उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करेगा जिसके लिए वो कम कीमत देना चाहेगा। अब देखो, उपयोगिता का ह्रास नियम मांग को डिसाइड करता है। मांग में क्या होता है पता है? मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है कि अगर ज्यादा कीमत रहेगी तो मांग घट जाएगी। सिंपल बता रहा हूं, आगे डिटेल है। अब उपयोगिता में भी होगा कि उपयोगिता, जब कोई उपभोक्ता है वो जो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है वो बार बार उसको तभी इस्तेमाल करेगा ना जब कीमत घटाओगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो आप कोई चीज खाते हो रोज, अब कहोगे ठीक है हम आपकी दुकान पे तभी रोज खाएंगे जब आप उसकी कीमत थोड़ी घटाओगे। तो मांग के नियम को डिसाइड करने में ये इंपॉर्टेंट होता है कि कीमत कम करनी पड़ेगी तभी कोई उसको खाएगा, नहीं तो इंटरेस्ट तो कम होता जा रहा है। सम सीमांत उपयोगिता नियम भी इसी नियम पर आधारित है। वस्तु की उपभोग की जाने वाली उत्तरोत्तर इकाई की उपयोगिता घटते जाने के कारण उपभोक्ता एक ही वस्तु पर अपने व्यय को न बढ़ाकर विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार आवंटित करेगा कि व्यय की सभी मतों से सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। देखो, सम सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सम सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि आप क्या करो कि 2 वस्तुओं पर या कई वस्तुओं पर उपभोक्ता इस तरह उपयोग करे कि उसकी संतुष्टि में कोई कमी न आए। तो ये भी उपयोगिता के ह्रास का नियम ही है ना। जैसे मान लो कोई आदमी सेव खा रहा है, अब सेव खाते खाते, अभी मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा खाएगा उसका इंटरेस्ट कम होगा। सेव खाते खाते उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है तो थोड़ा सेव की जगह अंगूर खा लिया, थोड़ा उसकी जगह आम खा लिया। तो ये चीजें भी इसी से डिसाइड होती हैं। ये भी उपभोक्ता का, अच्छा संतुष्टि उसको वही मिल रही है, तो संतुष्टि वही मिलेगी कई वस्तु से, तो सम सीमांत उपयोगिता हो गई। और उपयोगिता का ह्रास का नियम क्या हो गया कि एक वस्तु अगर बार बार खाएगा तो उसको इंटरेस्ट धीरे धीरे कम आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, कई तरह की, कितने तरह की वस्तुओं का उत्पादन करना है वो भी इसी नियम के अनुसार तय किया जाता है। यह नियम विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य के अंतर को बताता है कि भाई कितने में कोई चीज मिल रही है और कितने में एक्चुअल हम उसको खरीद सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं हवा, पानी, सूर्य की रोशनी इत्यादि पूर्ति उपभोक्ता के लिए असीमित होने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम या शून्य होगी। तो जो फ्री में होगी उसकी उपयोगिता तो वैसे ही, सीमांत उपयोगिता वैसे ही कम होगी। तो इन वस्तुओं का जो प्रयोग मूल्य है अधिक होते हुए भी विनिमय मूल्य बहुत कम या शून्य होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक, तो ये समझ में आ गया आपको, उपयोगिता के बारे में मैंने क्रक्स में आपको समझा दिया। हम सीयूईटी के हिसाब से वन शॉट कर रहे हैं, बहुत डिटेल में तो 5-5 घंटे की क्लास भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं ताकि आप इजीली क्या कर सकें, जो भी आपने 12th में पढ़ा है उसको रिवाइज करके, और क्वेश्चन फ्रेम हो तो आपको दिक्कत ना है, बाकी मॉक टेस्ट आपको पूरा कराएंगे अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम पहुंचे हैं कहां? उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन, इस टॉपिक पर पहुंचे हैं। अब उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या है? बहुत साधारण भाषा में समझिए। उपभोक्ता संतुलन से मतलब यह है कि जो व्यक्ति जो है वो वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि उसकी संतुष्टि में कोई फर्क ना पड़े, या उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, फर्क नहीं, अधिकतम संतुष्टि मिले। जैसे मान लो आपके जेब में पैसा है और आप कुछ खरीदने जा रहे हो, और आपने पैसा खर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको वाह मजा आ गया, अधिकतम संतुष्टि मिल गई, तो वो उपभोक्ता का संतुलन होता है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर स्पेंड्स हिज मनी इन सच अ वे दैट ही अटेन्स द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो, उपभोक्ता क्या कर रहा है? सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। मैंने आपको परिचय वाले चैप्टर में करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। उपभोक्ता के पास क्या है? सीमित साधन है, और बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी सीमित साधन से करना चाह रहा है। तो वो क्या चाहता है? उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसे लग रहा है यार मेरे को बहुत काम है और मेरे जेब में 100 रुपए है,
तो अब मैं 100 रुपए के इस तरह इस्तेमाल करूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब वह संतुलन की स्थिति कहलाती है। तो अगर उपभोक्ता को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसका संतुलन या इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इस दशा में अपने व्यय करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। ठीक है, यहां नहीं शब्द जोड़ लीजिएगा कि जब वो संतुलन में होता है तो वो क्या करता है, अपना जो खर्च करने का तरीका है या व्यय करने का जो तरीका है उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना वो व्यय कर रहा है और जैसे वो व्यय कर रहा है उसको संतुष्टि क्या हो रही है, अधिकतम मिल रही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम संतुष्टि मिल रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वह अपनी सीमित दैविक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता संतुलन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अधिकतम संतुष्टि, है ना, अधिकतम संतुष्टि। तो जब उपभोक्ता क्या करता है, अपनी आय को इस प्रकार खर्च कर रहा होता है कि उसकी संतुष्टि में कोई फर्क ना हो, सेटिस्फेक्शन में कोई अंतर ना आ रहा हो, ही इज गेटिंग द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको हम उपभोक्ता का क्या कहते हैं, संतुलन या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है, अब कुछ मान्यताएं होती हैं। उपभोक्ता असल में संतुलन कब पाएगा, उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। पहला, हम मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी का क्या मतलब होता है? जिसको सही गलत का अंतर पता हो, जिसको सही गलत का निर्णय लेने का पता हो कि भाई सही चीजें क्या है, गलत चीजें क्या है, ये अंतर पता होना चाहिए, वरना तो अपने पैसे को कैसे भी खर्चा करेगा, उसको अधिकतम संतुष्टि कैसे मिलेगी। दूसरा, उपयोगिता की गणना संख्यात्मक रूप से की जा सकती हो। हम ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता उसको अधिकतम मिल रही है कि नहीं, ये हम गणना कर सकते हैं, गणनावाचक में, कि 2 यूटिल्स मिल रही है कि 10 यूटिल मिल रही है, हम गणना कर सकते हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो। भाई जैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है, मुद्रा की भी सीमांत उपयोगिता होती है, पैसे की भी सीमांत उपयोगिता होती है कि 1 रुपया अतिरिक्त खर्च किया तो कितने उपयोगिता मिली। तो हम मान के चलते हैं कि वो स्थिर है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी कीमत और दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर निर्भर करता हो। उपभोक्ता के पास एक निश्चित आय होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह भी मान के चला जाता है, और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो ये सारी चीजें हम मानकर चलते हैं। अब देखो, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ये उपभोक्ता का संतुलन है इसके कई तरीके हैं, है ना, कई तरीके से ये निकाला जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि अगर कोई उपभोक्ता केवल एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हो, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई उपभोक्ता अगर केवल एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हो तब संतुलन कैसे प्राप्त होगा। तो किसी एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपने व्यय करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। इस प्रकार क्या होता है, जब MUX इज इक्वल टू PX हो जाता है। मतलब क्या, मतलब जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो उस वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या है कि एक अतिरिक्त इकाई खरीदा या यूज किया तो कितना उपयोगिता मिला, और उस वस्तु की कीमत जब दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। इसका मतलब यह है कि जब मैं कोई एक्स्ट्रा चीज खाने जा रहा हूं या यूज करने जा रहा हूं तो मैं उतना ही पैसा दूंगा जितना मुझे मजा आया। समझ रहे हो ना बात को भाई। हम देखो, हमने बोला संतुलन वो होता है जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अच्छा, तो हमको इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब मैं कोई वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हूं तो जब मैंने एक्स्ट्रा यूनिट उस वस्तु की खरीदी तो मैं उसके लिए उतना ही पैसा दूंगा जितना मुझे उससे आनंद मिला। बस वही बताया जा रहा है। आनंद क्या होता है, ये सीमांत उपयोगिता, और उसकी कीमत यहां दी हुई है। तो जब सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस चीज को हम कहते हैं क्या, उपभोक्ता का संतुलन, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो वस्तु की कीमत और उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतुलन या साम्य बिंदु के निर्धारण के लिए उपभोक्ता वस्तु की कीमत और उसकी उपयोगिता की तुलना करता है। बिल्कुल ठीक बात। उपभोक्ता क्या करता है, देखता है कि यार मुझसे कोई चीज लेने जा रहा हूं, इससे मुझे कितना मजा मिलने वाला है और ये वस्तु एक्चुअली है कितने की, दोनों की तुलना करता है। वस्तु की कीमत को मुद्रा में और सीमांत उपयोगिता को यूटिल में दिखाया जाता है। तो मान लीजिए लेट सपोज कीमत है 10 रुपए और उपयोगिता कितनी हो जाएगी, उपयोगिता भी है अगर 10 यूटिल, तो फिर यह संतुलन मान लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। मुद्रा की भी सीमांत उपयोगिता होती है। एक उपभोक्ता के लिए 1 रुपए की कीमत MUM से स्पष्ट करता है कि जब वो एक अतिरिक्त इकाई खर्च करेगा, तो अतिरिक्त रुपए खर्च करेगा तो उसको कितनी संतुष्टि मिलेगी। ये क्या होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। साम्य बिंदु का पता लगाने के लिए MUM को मापन के हेतु एक मौद्रिक पैमाने के रूप में देखा जाता है।
MUM यहाँ स्थिर माना गया है क्योंकि मुद्रा की प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता हमेशा समान रहती है। मुद्रा से तो आप हमेशा उतना ही संतुष्टि प्राप्त करेंगे, 10 रुपया खर्च करो, 11 करो, 12 करो, हर रुपए की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। अब यहां देख लो आप सिचुएशन, एक वस्तु की स्थिति में क्या है, ये प्राइस है, ये MUX है। अब ध्यान से समझो, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 18 है और कीमत 10 है, संतुलन होगा? नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सीमांत उपयोगिता ज्यादा है कीमत से, है ना, यहां नहीं होगा। यहां भी वही सिचुएशन है। ये सिचुएशन देखो, सीमांत उपयोगिता भी 10, कीमत भी 10, दोनों 10 है और यहां पर MUX इज इक्वल टू PX है, तो ये संतुलन है। और इसके नीचे क्या है, सीमांत उपयोगिता कम है और कीमत ज्यादा है, तो यहां MUX इज लेस देन PX है। तो 3 सिचुएशन होती हैं, एक जब सीमांत उपयोगिता कीमत से ज्यादा हो, जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो और जब सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो। लेकिन संतुलन किसमें होगा? जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। तो ये संतुलन वाली स्थिति ये है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इस टेबल में मैंने डिटेल में आपके सामने रख दिया है। ठीक है, चलो, तो अब वही तीनों सिचुएशन बता दी है कि एक सिचुएशन ये होगी जब सीमांत उपयोगिता कीमत से ज्यादा होगी, तो यहां उपभोक्ता की बचत होती है। लेकिन उपभोक्ता के बचत में संतुलन नहीं है, उपभोक्ता खर्च कर देगा, बस अधिक से अधिक संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि जब सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो। अब यहां क्या होगा, यहां उपभोग करना रोक देगा, उसको भाई कीमत ज्यादा लगेगी और उसको संतुष्टि मिलेगी नहीं, तो यह भी संतुलन नहीं माना जाएगा, इसमें भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो संतुलन कहां होगा? जहां सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में आपको बता दिया, MUX इक्वल टू प्राइस। ध्यान रखिएगा, अभी दो वस्तु की स्थिति में भी करेंगे। अब आते हैं सम सीमांत उपयोगिता के नियम पर। तो प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम का कथन एक ऐसी वस्तु के संबंध में दिया था जिसको विभिन्न प्रयोगों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो कोई अगर वस्तु है, उसको कई इस तरह से आप इस्तेमाल कर लें और संतुष्टि में कोई परिवर्तन ना आए, तो ये प्रोफेसर मार्शल ने ये बताने की कोशिश की है। वस्तु के स्थान पर हम मुद्रा के रूप में भी इस व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है। मुद्रा के रूप में मार्शल की परिभाषा निम्न प्रकार से हो सकती है। कैसे? एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता एक समान हो। आगे बात करना है, तो सम सीमांत उपयोगिता अगर आप मुद्रा के रूप से देखना चाहें तो उन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता जो है वो अपनी मुद्रा को क्या कर सकता है, वो इस तरह इस्तेमाल करे अलग अलग वस्तुओं पे कि उससे जो उपयोगिता मिले उस व्यक्ति को, उसमें कोई अंतर ना आए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये उदाहरण के रूप में अब यहां देख लो। अब देखो, माना कि किसी व्यक्ति के पास 8 रुपए हैं, इस धनराशि को वो दो वस्तु गेहूं और चावल पर व्यय करता है। इन वस्तुओं पर रुपए 8 को व्यय किए जाने पर प्रत्येक रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दी गई है। अब यहां पर देखो, ये गेहूं पर इस्तेमाल कर रहा है, ये मुद्रा की इकाई है ना। तो एक लेट सपोज मान लीजिए कि ये पहला इसने इस्तेमाल किया तो गेहूं से 20 मिला, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठा किया, सातवां किया, आठवां किया, ये सारी चीज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो, तो यहां पर इसमें क्या है, इसकी संतुष्टि लेवल को दिखाने की कोशिश की गई है कि जब वो मुद्रा को अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको चावल से क्या उपयोगिता प्राप्त हो रही है और गेहूं से क्या उपयोगिता प्राप्त हो रही है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। देखो, तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये देख रहे हो, 16 गेहूं से भी मिल रही है और 16 चावल से भी मिल रही है। यहां भी एक ऐसी कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगी। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ कि अगर आपको उपभोक्ता का संतुलन दो वस्तु की स्थिति में दिखाना हो तो क्या होगा। तो उसमें दो केस होंगे, एक केस होगा तटस्थता वक्र द्वारा और एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे अगर आपने एक वस्तु के हिसाब से देखा था तो दो वस्तु की स्थिति में भी देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है। अगर दो वस्तु है तो इस केस में फॉर्मूला होगा क्या, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो वस्तु है, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, जहां पर इक्वल्स टू MUM, पैसे की भी सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझो। मान लो कोई दो वस्तु है, एक वस्तु है X और एक वस्तु है Y। तो अगर यहां पर उपभोक्ता का संतुलन दिखाना है तो फॉर्मूला ये लगेगा, X की सीमांत उपयोगिता उसको उसकी कीमत से डिवाइड कर दो, Y की सीमांत उपयोगिता उसको उसकी कीमत से डिवाइड कर दो,
और वो सीमांत मुद्रा के सीमांत उपयोगिता ये सब बराबर हो जाएं तो फिर, या इसको अगर आप किनारे भी रखो, ये फॉर्मूला भी लगा लो, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है। दो वस्तु अगर है तो MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, ये अगर आप कर देते हैं तो क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन होता है दो वस्तु की स्थिति में। ध्यान रखें, एक वस्तु की स्थिति में क्या था, दोनों एक साथ नोट कर लीजिए यहां। एक वस्तु की स्थिति में MUX इक्वल्स टू PX, ये क्या था, ये पहले वाली कंडीशन में था, ठीक है। इज इक्वल टू MUM यहां भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाए तो ये क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में है, और ये दो वस्तु की स्थिति में ये फॉर्मूला लगता है। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। बाकी वहां आपको MCQ, वहां आपको CUET 2023 के लिए आपको कोई ग्राफ या टेबल बनाने के लिए ऐसा नहीं देगा, लेकिन फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए, इतने कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, अगर दो ही वस्तु की स्थिति हो तो एक और चीज का इस्तेमाल किया जाता है, और वो होता है तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। जैसा कि इसका नाम है इंडिफरेंस, यानी जिसमें कोई बदलाव ना आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे दो वस्तुओं की स्थिति, ये दो वस्तु की केस में है, उपभोक्ता दो वस्तुओं को इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि उसकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन ध्यान रखिए, दोनों वस्तु में वो दोनों वस्तुओं को एक बराबर इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक वस्तु को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए दूसरे वस्तु का उपयोग उसको कम करना पड़ेगा। मान लीजिए उपभोक्ता सेव और केला खा रहा है, तो वो सेव और केला को इस प्रकार खाएगा कि उसकी उपयोगिता में कोई कमी ना आए, उसकी संतुष्टि में कोई कमी ना आए। और इसको हम जिस वक्र से दिखाते हैं वो कहलाता है तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व। अब देखो, तटस्थता वक्र वह रेखा है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को के ऐसे संयोगों को स्पष्ट करती है जो परस्पर विनिमय योग्य होते हैं, मतलब एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी, है ना। तो वस्तु केला और सेब खा ले, या व्यक्ति जो है आम और अमरूद खा ले, गेहूं या चावल खा ले, लेकिन दोनों को यूज करते समय उसकी संतुष्टि में कोई कमी नहीं आती है। इन संयोगों को हम जिससे दिखाते हैं उसी को हम तटस्थता वक्र कहते हैं। उपभोक्ता इनमें से जब किसी एक संयोग को चुनता है तो वो शेष संयोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां अगर मैं रख लूं सेब और यहां रख लूं केला, अब जाहिर सी बात है उपभोक्ता की आय तो सीमित है, वो पूरा सेब और पूरा केला सब तो खा नहीं पाएगा। मान लो पहले वो 10 सेब खाता तो केला नहीं खाता था, फिर इसने सेब थोड़ा कम कर दिए, 2 केला खाने लगा, फिर इसको और कम कर दिए, 4 केला खाने लगा, फिर इसको और कम कर दिए, 6 केला खाने लगा। तो आप ये, अच्छा ये संयोग ए हो गया, संयोग बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और इन सभी संयोगों में उपभोक्ता की जो संतुष्टि का स्तर है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो जब उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टियों को दर्शाया जाता है, जिसको उपभोक्ता क्या करता है, इस्तेमाल करता है, और उसकी संतुष्टि में कोई कमी नहीं आता है दो वस्तुओं की स्थिति में, तो इसको हम जब किसी वक्र से दर्शाते हैं तो वक्र ये बनता है ऐसा, और इसे हम अनादिमान वक्र कहते हैं। और ये दिखाई पड़ता है कि जब वो एक वस्तु के उपभोग को बढ़ा रहा है तो दूसरे के प्रति वो उदासीन हो रहा है, दूसरे के प्रति वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी इंटरेस्ट एरिया घटता जा रहा है। इन विभिन्न संयोगों के बिंदुओं को मिला देने से जो रेखा बनती है वो तटस्थता वक्र कहलाती है। प्रोफेसर मेयर्स ने क्या कहा, तटस्थता तालिका, अच्छा अब इसके लिए एक तालिका बनानी पड़ेगी। ये जो मैंने आपको सामने बनाया है ये तालिका ही तो है, तो जिस तालिका से हम दर्शाते हैं वो तटस्थता तालिका हो जाती है, ठीक है। चलो अब ये देख लो, जैसे ये तालिका, ये सेव की संख्या 1 2 3, संतरे 6 3 2, और ये संयोग है प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये हो जाएगी क्या, तटस्थता, या हाँ तटस्थता तालिका, ठीक है। क्योंकि इसी तालिका से हमने दिखाया कि सेव बढ़ाने के लिए संतरा घटाना पड़ रहा है और संतुष्टि के में कोई कमी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका नाम इंडिफरेंस है। उदासीन वक्र भी कहा जाता है क्योंकि एक को लेने के लिए दूसरे के प्रति उदासीन हो रहा है, और जिस तालिका से हम इसको दिखाते हैं वो तटस्थता तालिका है, और जो वक्र रहेगी वो तटस्थता वक्र हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये है तटस्थता मानचित्र। अच्छा ये तटस्थता वक्र है, जैसे अगर मैं इसको बनाना चाहूं, लेट सपोज ऐसे बनाना चाहूं एक्स और वाई पर, और यहां ले लूं क्या हमें, सेव, और यहां ले लूं संतरा, तो इसको अगर मैं खींचूं तो ये वक्र क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं अभी आगे उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। तटस्थता मानचित्र क्या है, जब कई सारे तटस्थता वक्र एक साथ हों, यानी तटस्थता वक्रों का जो संयोग, तटस्थता वक्रों का जो जोड़ होता है या समूह होता है उसको तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इंडिफरेंस मैप, इसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। सो द ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्रों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तटस्थता मानचित्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो हाँ ये क्लियर हो गया।
तो कई सारे तटस्थता वक्र हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, पिछले तालिका में सेव एक्स और संतरा वाई के विभिन्न संयोगों को एक ही वक्र द्वारा दर्शाया गया, क्योंकि इन विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिल रही है। लेकिन यदि सेव एक्स और संतरों के ऐसे संयोग लिए जाएं जिनसे उपभोक्ता को मिलने वाला संतोष अलग अलग हो जाए, तो उन्हें कई दिखाना पड़ेगा। भाई हमने एक स्थिति ऐसे ली कि अगर सेव संतरा से एक जैसा संतुष्टि मिल रहा है, लेकिन अगर अलग अलग टाइम अलग अलग संतुष्टि मिलने लगे, तो एक बार संतुष्टि को हम एक कर्व से दिखाएंगे, दूसरी संतुष्टि को दूसरे कर्व से, तीसरी संतुष्टि को तीसरे कर्व से। तो जब आप दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दिखाते हैं जिससे अलग अलग संतुष्टि मिलने लगे, तो कई सारे अनादिमान वक्र बनाने पड़ते हैं और उसे अनादिमान मानचित्र के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये ध्यान रखिए, अनादिमान मानचित्र पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए। अनादिमान मानचित्र में यहां से क्वेश्चन बनेगा, जो ऊपर वाला अनादिमान वक्र होता है इसमें अधिक संतुष्टि मिलती है। ठीक, पहले से क्या मिलती है? अधिक संतुष्टि मिलती है। और जो नीचे वाला अनादिमान वक्र होता है इसमें कम संतुष्टि मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर दो वस्तुओं का ऐसा केस आया कि इस वस्तुओं के इस्तेमाल करने से अलग अलग संतुष्टि मिल रही है और उसको अलग अलग अनादिमान वक्रों से दर्शाया गया है, तो फिर मान के चलो कि वह अनादिमान मानचित्र है। लेकिन उसमें जो अनादिमान वक्र ऊपर वाला होगा उससे अधिक संतुष्टि मिलेगी और जो नीचे वाला होगा उससे कम संतुष्टि मिलेगी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। हायर इंडिफरेंस कर्व shows the higher level of satisfaction and the lower indifference curve shows the lower level of satisfaction। तो ऊपर वाला अनादिमान वक्र क्या होगा? ज्यादा अधिक संतुष्टि दिखाएगा, नीचे वाला जो होगा वो कम अधिक संतुष्टि दिखाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो अब देखते हैं, उदासीनता वक्र वही है, हमने क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और उदासीनता वक्र तटस्थता वक्र एक ही बात है। तो ये एक्स और वाई विभिन्न संयोगों को दिखाता है और उपभोक्ता के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु दो वस्तु एक्स और वाई के प्रत्येक संयोग को समान संतोषप्रद है। ये मैंने आपको चर्चा कर ली। वही उदासीनता वक्र वही है जो इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, उसके पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढलता हुआ होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के रूप में जो एक्स और वाई है ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं ओर, यानी बाएं से दाईं ओर की ओर नीचे आता है। ये इसका एक विशेषता है। इस वक्र का ऋणात्मक ढाल कहा होता है या मूल बिंदु की तरफ क्या होता है? उन्नतोदर, कॉन्वेक्स, ऐसा है देखो। ठीक है, ये क्या है? उन्नतोदर है। मूल बिंदु की तरफ क्या है? उन्नतोदर है। अगर इस बिंदु की तरफ, ये अगर मूल बिंदु है तो उसके प्रति उन्नतोदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या विशेषताएं हैं ध्यान रखिए। उदासीनता वक्र की ढाल नीचे की ओर गिरती है। किधर? नीचे की ओर गिरती है। ये एक इसका विशेषता है। उदासीनता वक्रों की ढाल ऋणात्मक होती है, अर्थात वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे होता है। ये निगेटिव स्लोप है, ये बायां है और ये दाएं की ओर नीचे की ओर है। सारे इसमें विशेषताएं देख लीजिए। किसी उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के समान संतोषप्रद बिंदु दिखाता है। मान लीजिए ये लेट्स सपोज ए, ये दो बिंदु, तो ये हो गया, या ये बी वाला हो गया, ये सी वाला हो गया। ये सारे बिंदु क्या करते हैं? ये दिखाते हैं कि दो वस्तुओं से उसे समान संतुष्टि ही मिल रही है। ये भी क्लियर रख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या है? उदासीनता वक्र अक्षों के मूल बिंदु के ओर उन्नतोदर होते हैं। क्यों उन्नतोदर होते हैं? क्योंकि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु त्यागी जाती है। हम जैसे जैसे y के स्थान पर x का प्रतिस्थापन करेंगे, x के संग्रह में वृद्धि के साथ साथ y की सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और इसलिए क्या होता है? बाईं से दाईं की ओर निगेटिव स्लोप भी होता है। ध्यान रखना, ऐसा प्रतिस्थापन सीमांत दर के गिरने के नियम के कारण होता है। प्रतिस्थापन सीमांत दर क्या है भाई? जिस दर से आप एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु का त्याग कर रहे हो वो सीमांत प्रतिस्थापन दर है ना। जैसे मान लो लेट सपोज आपने ये 10 सेब थे, 0 केला था, 8 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 6 कर दिया, इसको 3 कर दिया, तो गैप कितने का आ रहा है? इसके लिए आप एक, या मान लो इसको 1 2 3 कर दिया लेट सपोज, ठीक है ना, 1 2, ये 4 कर दिया, 3। अब आपने इस एक के लिए कितना छोड़ा? 2 छोड़ दिया। इस एक के लिए कितना छोड़ा? फिर 2 छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दिया। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी एक वस्तु के उपभोग के लिए आपने जो दूसरा वस्तु आप जिस दर से त्याग कर रहे हैं वो सीमांत प्रतिस्थापन दर है, और वो भी लगातार क्या होता है? लगातार गिरता चला जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता जाता है। इसीलिए जो अनादिमान वक्र है वो क्या होता है? मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर भी है और दाएं से बाएं की ओर गिरती है। ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये इंडिफरेंस कर्व में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कितना आपने छोड़ा प्राप्त करने के लिए। जैसे यहां लिख दूं 10 8 5, यहां 1 2 3, तो आपने कितना छोड़ा? यहां 2, प्राप्त कितना किया? 1, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगा 2। कितना छोड़ा? 8 से 5, 3 छोड़ दिया, कितना मिला? 1 मिला, सीमांत प्रतिस्थापन दर 3।
तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? वह दर जिस दर पर आप एक वस्तु को पाने के लिए दूसरा छोड़ रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करते हो, जितना आपने छोड़ दिया और जितना मिला उसको डिवाइड कर दो। तो MRS इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी जितना छोड़ा और जितना मिल गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी एक इसकी विशेषता है। जैसे मान लो यहां उदासीनता वक्र बना है, 1 2 3 बना हुआ है, तो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, हमेशा एक दूसरे से अलग रहेंगे, ये भी इसकी एक विशेषता है। प्रत्येक ऊंचा उदासीनता वक्र उच्च स्तर का आपको क्या दिखाएगा? संतुष्टि दिखाएगा। मैंने बताया ही कि उसके ऊपर वाला उदासीनता वक्र, इसके ऊपर वाला उदासीनता वक्र, ये सब मिलकर क्या होंगे? उदासीनता मानचित्र बनाएंगे। लेकिन जितना ऊपर जो उदासीनता वक्र होगा वो उतना ज्यादा संतुष्टि दिखाएगा, नीचे वाला कम संतुष्टि दिखाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो, और एक्स और वाई को कभी टच नहीं करेंगे, कभी उदासीनता वक्र ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? ऐसा रहेगा। वो कभी एक्स अक्षांश या वाई अक्षांश को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि संतुष्टि कभी जीरो नहीं होती है। ठीक है, चलो, सीमांत प्रतिस्थापन दर आपको मैंने भी बताया। तटस्थता वक्रों की व्याख्या सीमांत प्रतिस्थापन दर की धारणा पर आधारित है। अतः तटस्थता वक्रों की विशेषता की विवेचना से पूर्व सीमांत प्रतिस्थापन दर को जानना जरूरी है। प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा? सीमांत उपयोगिता का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, जबकि सीमांत प्रतिस्थापन दर का एक निश्चित अर्थ है। अच्छा ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की प्राप्ति के लिए दूसरे वस्तु की इकाइयों का त्याग करने के लिए तत्पर होता है। ठीक है ना, यानी एक वस्तु की अगर इकाई है तो वो दूसरा वस्तु त्याग करने के लिए क्या होगा? तत्पर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, हिक्स के शब्दों में हम एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर को वाई की उस मात्रा से परिभाषित कर सकते हैं जो उपभोक्ता की एक्स की सीमांत इकाई न मिलने की हानि को पूरा करता है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये अलग अलग डेफिनेशन से ध्यान रखिएगा। क्या होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर? वाई वस्तु की मात्रा में कमी डिवाइडेड बाई एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि। ये जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर। यानी वाई वस्तु की मात्रा में कितनी कमी आई और एक्स वस्तु की मात्रा में कितनी वृद्धि आई। सूत्र में MRS एक्स वाई सीमांत प्रतिस्थापन दर और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई क्रमशः एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु की मात्रा है। तो जितना आपने छोड़ दिया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, जितना छोड़ा और जितना मिला दोनों को डिवाइड कर दो, सीमांत प्रतिस्थापन दर निकल जाएगा। ठीक है, अब घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? जैसे जैसे आप एक वस्तु का इस्तेमाल बढ़ाओगे दूसरा घटता चला जाएगा। तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर से तात्पर्य है कि एक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो दूसरी वस्तु त्यागी जाती है वो त्याग का दर धीरे धीरे कम होता है। जैसे मान लो आप सेव खा रहे हो, आपसे कोई कहेगा आम आ रहा है, तो आम के लिए आप भागोगे इसको छोड़ के, लेकिन जैसे जैसे आम खाओगे धीरे धीरे छोड़ना कम कर दोगे, कहोगे नहीं नहीं वापस इसी पे आते हैं। तो जितना ज्यादा आप शुरू में त्याग करके आम के लिए जा रहे थे वो त्याग का दर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर से तात्पर्य है कि उपभोक्ता को दो वस्तु के संयोगों से समान संतुष्टि होगी जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी मात्रा में कमी आ जाए। लेकिन उसमें क्या होगा? ये जो त्याग करने या कमी करने की जो प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। जितना ही अधिक एक्स वाई के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा उतना ही एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर घटेगी। कैसे समझ सकते हैं? तो देखो यहां ध्यान से समझो। पहले वो सेव की एक इकाई के लिए 55 से 43 चला गया और फिर 43 से 30 आया, यानी पहले उसने 15 यूनिट छोड़ दिया एक पाने के लिए, लेकिन दूसरी बार में 10 ही यूनिट छोड़ रहा है। यानी सेव के लिए संतरे का सीमांत प्रतिस्थापन दर घटता जाएगा। ये ध्यान रखो। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप किसी एक वस्तु का इस्तेमाल उपभोक्ता करता है तो दूसरी वस्तु के लिए क्या होता है? दूसरी वस्तु के लिए जितनी तेजी से वो पहले त्याग कर रहा होता है वो त्याग उसका धीमा पड़ जाता है। वो कहता है नहीं नहीं इतना नहीं छोड़ूंगा, पहले लगा तो अच्छा है लेकिन अब ह्यूमन बिहेवियर है ना। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी त्याग करने का जो दर है वो भी धीरे धीरे घटने लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही पॉइंट वहां पर लिखा गया है। अब एक पॉइंट आता है बजट समूह या बजट रेखा। अब बजट रेखा क्या बताती है? बजट रेखा आपको कुल मिलाकर यह बताती है कि आपकी जो सीमित आय है उससे आप दो वस्तु का क्या क्या बंडल बना सकते हो। जैसे मान लो कोई वस्तु है एक्स और वाई, है ना, और आपकी जो आय है वो कितनी है? 100। ठीक, आय है आपकी कितनी? 100। अब वस्तु एक्स की कीमत है 5, वाई की कीमत है 10। तो आप एक्स मान लो कीमत है, ठीक, तो इस आय में आप एक्स की कितनी खरीद लोगे? 20 यूनिट, तो वाई की 0 खरीदोगे। अगर मान लो इसके आप 10 यूनिट खरीदो तो 50 रुपए, 10 यूनिट खरीदो तो 50 रुपए हुए, 50 रुपए बचे हुए हैं, तो वाई वाला 10 का है तो 5 यूनिट इसका भी खरीद लोगे। यानी अपने दिए हुए इनकम से आप दो वस्तु से कितना क्या क्या खरीद सकते हो, ये सारी चीजें हम बजट समूह के अंतर्गत देखते हैं, जिसको हम और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट समूह क्या है।